हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थी को यूट्यूब चैनल एम बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। झारखंड बोर्ड ने मॉडल सेट मैट्रिक एग्जाम के लिए जारी कर दिया गया है। तो जितने भी विद्यार्थी झारखंड बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट को बढ़िया से दिखना है और किस प्रकार से पैटर्न मॉडल सेट में दिया हुआ है उसी पैटर्न से तैयारी करना है। जिस प्रकार से मॉडल सेट का पैटर्न रहता है उसी प्रकार फाइनल एग्जाम का भी पैटर्न रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 2 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर ही आपको तैयारी करना है। तो चलिए आज का हम लोग साइंस का मॉडल सेट देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का 1 से लेकर 30 तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। दांत का इनेमल किससे बना होता है? दांत में जो इनेमल होता है सबसे कठोर माना जाता है ना, तो किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटाइट। क्वेश्चन नंबर 2। एक विलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में शामिल है क्या? HCl। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील होता है। यह तत्व क्या है? उस यौगिक का नाम बताना है जो जल में घुलनशील है और उस यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो बच्चे हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 4। मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है? मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 14 आयु तक से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 5। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग कैसा होता है? यानी हाइड्रोस सल्फाइड H2S को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है, ठीक है ना। तो नीले घोल से गुजारा जाता है तो तो अवक्षेप का रंग क्या होगा? अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला, ए। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है नहीं, एक रासायनिक है और एक भौतिक है। रासायनिक में नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, और भौतिक में नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर दिखना है किसमें नया पदार्थ का वो रहा है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन कौन है हमें बताना है, रासायनिक परिवर्तन हमें बताना है। अशुद्ध जल का उबलना, अशुद्ध जल को जब उबालेंगे तो नया पदार्थ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। चीनी का कार्मेलाइजेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चीनी का जब कार्मेलाइजेशन होगा नया, तो इसमें क्या होगा, नई चीजों का निर्माण होता है इसमें और नए गुण उत्पन्न होगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी में नमक का विघटन, ये भी नहीं है, है ना। तो बच्चे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 7। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है फूल का, तो वर्तिका गर्भ, अंडाशय, वर्तिका। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है
मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मानव नेत्र में फोकस दूरी का परिवर्तन किसके कारण होता है? इस सेलियरी पेशियों के कारण होगा। सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश नीला क्यों दिखता है? तो प्रकाश का पराकिरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीचे तरफ होगा, प्रकाश का पराकिरण। सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, लेंस की शक्ति -4 होती है, लेंस की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति क्या होता है? लेंस की शक्ति डी में पाया जाता है, यानी कि डायोप्टर, है ना। तो आप लोग बताइए, लेंस की शक्ति दिया हुआ है -4D है, 4D 4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। आपको याद करके रखना है, अवतल अवतल लेंस की शक्ति, अवतल लेंस की शक्ति माइनस में होगा, क्लियर है। और उत्तल उत्तल लेंस की शक्ति किसमें होता है? प्लस में। तो यहाँ पर देखो शक्ति किसमें है? माइनस में। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा इसका सही आंसर होना चाहिए डी, अवतल। क्वेश्चन नंबर 11 है, मटर में एक सूक्ष्म लंबे पौधे टीटी को एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरनित किया जाता है। F2 में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात ज्ञात करो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1:1। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन ज्ञात करो। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो बच्चे क्या क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ दिया हुआ है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी इसमें लिखते हैं यू में। तो यू बराबर वस्तु की दूरी माइनस में होता है, माइनस सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी एफ में लिखा जाता है, तो ये 25 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में ही होता है। तो बोल रहा है आवर्धन ज्ञात करें, तो आवर्धन को एम से दर्शाया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है v बटा यू। तो यहाँ पर देखिए यू दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है, लेकिन v का मान यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, v के मान को ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? ये दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र कैसा होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f की जगह में 1f की जगह में बैठाना -25 बराबर 1/v प्लस 1/u, u की जगह बैठाना है -20। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 1/v का मान निकलना है, तो 1/v का मान को पकड़ लेना है और इसको 1/-20 को इसके तरफ इसको पलटा देना है। यहाँ माइनस है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/-25 प्लस 1/20 बराबर 1/v। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चे, जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 100। ठीक है, ये माइनस यानी 100 निकल करके आएगा। क्लियर है ना। और हो जाएगा भाई 100 निकल करके आएगा। ठीक है ना, जब 100 निकल करके आएगा, 100 आएगा तो ये 1/f, जैसे 1 हो गया इधर 1/f, तो v का मान कितना हो गया 100, तो हम v का मान 100 आ गया। अब दर m बराबर v/u, तो v कितना है 100 और u कितना है 20, तो 20 पंचे 100, तो इधर माइनस है, तो -5 होना चाहिए आंसर बी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? बढ़िया से कैलकुलेशन करोगे, यहाँ नहीं बन रहा है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? खाद्य जाल में क्या होता है? खाद्य जाल घास होता है। घास को कौन खाता है? टिड्डा। ठीक है, टिड्डा खाता है। घास को कौन खाता है? टिड्डा। और टिड्डा किसके द्वारा खाया जाता है? मेढक। ठीक है ना। तो इस प्रकार घास का जितना ऊर्जा है किसमें चला आता है? टिड्डा में। और टिड्डा में जितना ऊर्जा है मेढक में चला जाता है। इस प्रकार से ऊर्जा का एक स्थान से या एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है। ठीक है ना। और कितना परसेंट स्थानांतरित होगा? 10%। यानी कि उसका ऊर्जा यानी कम होते जाएगा। मान घास का ऊर्जा इसमें आया, जितना ऊर्जा था ये टोटल ऊर्जा टिड्डा में नहीं जाएगा, यानी कुछ परसेंट 10%। फिर कुछ ऊर्जा फिर इसमें आएगा मेढक में। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण, जो ऊर्जा की मात्रा होगा वो ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है, देखिए प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम होता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों में होकर उत्तरोत्तर गति करता है, यानी कि जो ऊर्जा होता है वो विभिन्न स्तरों पर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करता है। ठीक है ना। एक वस्तु से या एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरण होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चा, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनलिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनलिका का यह सिरा क्या होगा? परिनलिका कैसे बनता है? परिनलिका मान लिया एक कुंडली है, ये है कि नहीं? कुंडली है ये, तो कुंडली में तार की फेरा लपेटा जाता है ऐसे करके, है कि नहीं? तो कुंडली का सिरा कितना क्या होगा? एन और एस हो जाएगा। हमको पता नहीं किधर एन है और किधर एस है, तो बोल रहा है वामावर्त, है ना। तो एन एन क्या है? नॉर्थ, उत्तरी। उत्तरी दिशा कैसे पता चलेगा? यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। एंटी एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज उसकी धारा की दिशा होगा तो समझना है वो कौन सा ध्रुव है? ये उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव। जबकि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर धारा की दिशा होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, तो ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है ना। घड़ी की दिशा में अगर सुई यानी कि धारा की दिशा ये क्या होगा? दक्षिण ध्रुव को बताएगा। और घड़ी के विपरीत दिशा में अगर धारा की दिशा अगर बताएगा तो क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वामार्थ, बोल रहे हैं ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वामार्थ को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है? एंटी क्लॉकवाइज ए, उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? विद्युत शक्ति को किसे दर्शाता है? पी से। और पी बराबर फॉर्मूला होता है V बाय आई। तीन फॉर्मूला है, P बराबर V स्क्वायर बटा R, और दूसरा है P बराबर I स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू R। तो ये क्या है? विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि विद्युत शक्ति का ये सूत्र है, इसके द्वारा हम विद्युत शक्ति को निकाल सकते हैं। तो कौन विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, यानी प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो हमारा सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर। क्लियर है? चलिए
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जलीय द्रव और लेंस के बीच काला उद्घटन क्या होता है? लेंस है ना, लेंस और द्रव के बीच, लेंस और द्रव, जैसे कि मान लिया हमारा ये आंख है, आंख है कि नहीं, इस प्रकार से मान लिया आंख है हमारा, इधर हमारा लेंस है और ये परितरिका है, इसके बीच में क्या होता है? द्रव। और इसी के द्रव और लेंस के बीच में कौन सा अंग पाया जाता है? द्रव और लेंस के बीच में, तो द्रव और लेंस के बीच में हमारा अंग पाया जाता है, ये पुतली हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा गैस? जैसे कि हमने बताया था, जैसे थैलियों में, थैली, कोई भी चिप्स की थैली हो गया, पैकेट हो गया, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ना? क्यों? क्योंकि वहां खाद्य पदार्थ को खराब से बचाने के लिए। तो यहाँ पर भी लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है, तो किसका? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, तो नाइट्रोजन सही हो जाएगा आंसर। 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर, जनरेटर, तो जनरेटर का क्या कार्य क्या है? जनरेटर, विद्युत जनरेटर ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना? जनरेटर का कार्य क्या है? ये विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है। जबकि मोटर का कार्य क्या है? मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर का। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, विद्युत जनरेटर, तो विद्युत जनरेटर क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊर्जा बनाने में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी बताइए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने खाली जगह पर बनाती है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कहां पर बनाता है प्रतिबिंब? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा परितरिका। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक उदाहरण है? तो घास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? पौधों से कोई भी पत्तियों का अलग होना, है कि नहीं, पत्तियों का अलग होना, फिर फल का नीचे गिरना पक करके, तो कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्लियर है? ये पत्तियों को पौधों से अलग करता है, फल को पेड़ों से अलग करता है, एब्सिसिक हार्मोन। ऑक्सिन का कार्य भी देखना है, साइटोकिनिन, ये वृद्धि हार्मोन है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 23, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रभावक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24, कौन से रिफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार है? धीरे धीरे घट रहा है ओजोन परत, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? चलिए
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? तो जल के साथ कौन कौन अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम, सोडियम। तो ऑप्शन नंबर सोडियम, पोटेशियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है? तो CHO ये है नल, इसका सफिक्स नेम हो जाएगा नल, CHO का नल हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन की संख्या हमें दिखना है, कार्बन की संख्या कितना है? यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। अगर 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, है ना, प्रोप है। और सफिक्स नेम CHO का सफिक्स नेम हो जाएगा नल, तो इसलिए प्रोपेनल हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है? ऊर्जा प्लस ऊर्जा है ना, प्लस में ऊर्जा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो हमारा सही आंसर होना चाहिए ऊष्मा छिपी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होता है? न्यूरॉन कैसा होता है? तो न्यूरॉन ऐसे है ना, हमने बताया था, ये ऐसे होता है, ऐसे, यानी कि तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो ये हमारा क्या आता है? सबसे पहले सूचना यहाँ पर आता है, इसके बाद सूचना को कोशिका यानी कि तंत्रिका कोशिका के अंदर प्रवेश कर दिया जाता है, और इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कोशिका के तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरा तक पहुंच जाता है। तो ये वाला भाग को क्या कहते हैं? डेंड्राइट। ये है कोशिका शरीर में प्रवेश किया जाता है, इसका बीच बीच में क्या होता है? एक्सोन बोला जाता है कि नहीं, बीच बीच में तंत्रिकाछ कहा होता है, जिसको इंग्लिश में एक्सोन कहते हैं। तो ये एक्सोन से होते हुए अंतिम सिरा तक पहुंच जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अंश तंतु, तंत्रिका, अंत। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इंग्लिश में देख सकते हो, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, है ना, और ये लास्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 3 आर जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चा, कम करना, पुनर्चक्रण करना, पुनः उपयोग करना, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ इंग्लिश भी देख सकते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। क्वेश्चन नंबर 30, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? तो ये हो जाएगा द्वार कोशिका में जल। तो मॉडल सेट 1 से लेकर 30 तक हमने किया साइंस का, तो 31 से लेकर 52 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम डिटेल से इसी चैनल पर करेंगे। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कीजिए, और जो चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।